बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। नारीन वफाकी दारुल हुकूमत में दो अथॉरिटीज़ हैं। एक अथॉरिटी है CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरी है फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी। हालांकि एक शहर में एक ही अथॉरिटी होती है। वफाकी दारुल हुकूमत वाहिद शहर है जहाँ दो अथॉरिटीज़ हैं। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी का आज हम बात करेंगे। वहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग बनी है जी, जहाँ पे कोई 3-4 हज़ार फ्लैट हैं। उसके इर्द गिर्द काफ़ी लंबा चौड़ा गड़ा भी खोदा हुआ है। पानी भी, आजकल की बारिशें आपको पता है कितना तूफानी बारिशें हो रही हैं, और खुदा न खास्ता उसकी जड़ों में पानी घुस गया। अक्सर जड़ों में तो पानी पड़ ही जाता है, जोड़ों में पानी पड़ जाए तो पूरी पूरी बिल्डिंग बैठ जाती है। फिर वहाँ पे वापडा के हवाले से मसाइल हैं। इन सब पे बात करेंगे जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब से। संधू साहब, ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर बड़ा फख्र भी करती है हाउसिंग अथॉरिटी, लेकिन डिलीवर अब तक नहीं हो पाया। नई हुकूमत आती है, उसका नया खस्म पैदा हो जाता है। पिछले दिनों नासिर भट्ट साहब जो हैं, जो कैमा कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका सुन रहे थे कि जी वो उसके सरबराह के तौर पे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ टस से वो एक हाथी है, और हाथी भी ऐसा जो बूढ़ा हाथी नहीं होता कि चलने फिरने के भी काबिल नहीं है, किसी को तमाशा सूंड हिलाने के भी काबिल नहीं है, ताकि आता जाता कोई 10 रुपए ही उसको दे दे। तो क्या आप देख रहे हैं इसकी? मांगट साहब, इसको थोड़ी सी इस तरह देखें। पहले तो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी, एक तो मैं बताऊं, इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है ना, ये इसके अपने लॉ के मुताबिक ये डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड इस तरह है कि जब CD ऑर्डिनेंस बना तो उसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इज एस्टेब्लिश्ड फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल साइट, जो कि 906 स्क्वायर किलोमीटर है। बिल्कुल ठीक। जो हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी है, बेसिकली हाउसिंग फाउंडेशन थी, और इसका पर्पस ये प्राइवेट कंपनी थी, सिर्फ इस मकसद के लिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो ऑफिस को प्लाट मिलते थे उनका रिकॉर्ड रखना होता था, और जो सीधे प्लाट देता था उनका रिकॉर्ड रखना होता था। उस मेलोडी में इसका ऑफिस होता था। ये काम था बस, यही काम था, और इन्होंने बड़े साल यही काम किया। लेकिन एक स्टेज पे यह महसूस किया गया कि यार सीडीए जो है ना, ये हमारे म्यार पे पूरा नहीं उतरता। जितने प्लाट हमें चाहिए और जो कुछ हमने करना है ना, वो उसमें पूरा नहीं उतरता सीडीए। यानी आग लैन आई ते घर वाली बन बैठी। अब इन्होंने जनाब दूसरी बात हुई कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ग्रीन ट्री के नाम से, जोन 4 में। मैं उसका डीजी प्लानिंग था। तो मेरी आज भी ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि जनाब आप जोन 4 के अंदर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि सीडीए के रूल अलाउ नहीं करते, और सीडीए के रूल लगेंगे। इन्होंने बहरहाल एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा मेरे जाने के बाद लंगड़ा लूला अप्रूव भी करवाया, जो कि स्टैंडिंग कमेटी में हर जगह भी तक क्वेश्चनेबल है वो सही। उस पे तो फिर कभी आप बात कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इन्होंने फिर अथॉरिटी बनाई। इनके अथॉरिटी के अपने एक्ट में लिखा हुआ है कि इन स्पेसिफाइड एरिया, स्पेसिफाइड एरिया जो है वो सीडीए का मास्टर प्लान में लिखा हुआ कि स्पेसिफाइड एरिया कौन सा है, वो है 906 स्क्वायर किलोमीटर के बाहर। लेकिन बहरहाल इन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन के नहीं जी, इसका मतलब स्पेसिफाइड लोकेशन पे हो सकता है। चलो, अब इसकी कारकर्दगी आप जरा आ जाए हम इधर। सेक्टर G13 इसलिए बन गया कि सीडीए ने एक्वायर किया और इनको प्लान भी कर दिया, डेवलप भी कर दिया। सेक्टर G14 ने खुद एक्वायर करना था। आज तक उसकी एक्विजिशन की हालत है कि 171 इश्यूज हैं, और कितने 2007 की बात है, कितना अभी तक कंप्लीट नहीं कर सके। साथ चलते चलते मुझे याद है कि 2007-8 की बात है, उस वक्त जो मुतासरीन थे ना, एक G15 की थोड़ी सी पॉकेट ऑन ईस्ट ऑफ GT रोड है जो G14 के साथ लगती है, उसमें था कि जी जो एम्प्लॉय जो है ना फैक्ट्रीज, उनको उधर कर दे। उस वक्त 500 कुछ तादाद थी, आज उनकी तादाद 4-4.5 हो चुकी है, और वो बस्ती उधर बैठी हुई है। नहीं संधू साहब, ये जो स्पेसिफिक, ये मैं उधर आ रहा हूँ, बिल्कुल पाकिस्तानियों की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सर, आप आ जाए। ठीक, एक तो ये था। चलते चलते G12 में इनकी एफिशिएंसी देख लें। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, और इतने सालों से कुछ नहीं कर सके। G12 इनके जिम्मे है। ये बड़े शौक से लिया गया था कि सीडीए से लेके हमें दे दें, और सीडीए की उस वक्त की मैनेजमेंट इतनी नाहल थी जिन्होंने इनको ये दिया, क्योंकि सीडीए ने तो एक्वायर किया हुआ है वो सेक्टर दोनों, G12। बहरहाल उसका प्लान भी मैंने कैबिनेट में प्रेजेंट किया था, आज भी मौजूद है वो। सही। बहरहाल ये तो हुआ।
आगे आ जाए सेक्टर G13। G13 के आप दो हिस्सों में हम देखते हैं इसको। एक तो हिस्सा जो हमने कहा कि एक ग्रिड स्टेशन है और उसके साथ जमीन खुदी पड़ी है, ऊपर से बारिशें हो रही हैं। तो हर जगह आजकल एक शोर है कि जहां पे लो लाइंग एरियाज हैं और नेशनल वाटर कोर्सेज है, जहां पे रुकावट है वहां पे अर्बन फ्लडिंग हो रही है। बिल्कुल सही। तो मुझे बताएं, जब इतनी ज्यादा बारिशें हैं और डेली फोरकास्ट आ रही है कि जी क्लाउड बर्स्ट इस्लामाबाद में भी हो सकता है, एटलीस्ट हैवी रेंज होंगी, और सैदपुर में तो हो भी चुका है। सैदपुर में, इस्लामाबाद में सेक्टर F8 में पानी आ चुका है, चट्टा बख्तावार में पानी आ चुका है। बिल्कुल सही। चलो मैं चट्टा बख्तावार एक मिनट बात करूंगा, लेकिन हम पहले इस इशू को कर लें कंप्लीट। बात यह है कि अब ग्रिड स्टेशन के इर्द गिर्द खड्डे खुदे हुए हैं। अगर ग्रिड स्टेशन को नुकसान हुआ, ये वीडियो फुटेज देखा जा सकता है, और एस्को वाले लेटर लिख लेके मर गए इनको कि यार खुदा के लिए इस काम को मुकम्मल करो। दूसरी बातों के साथ है वो जो एफ्रो प्रोजेक्ट है, जो मरा हुआ हाथी है। ये जो ISCO इनको लेटर लिखता है उसमें करंट क्यों नहीं होता? हालांकि इनके पास तो बहुत करंट है। उनके पास करंट होता, लेकिन वो सिंगल फेस है, अगली साइड पे करंट पास ऑन नहीं होता। उनको नहीं लगता, उनको नहीं लगता, इसलिए वो काम नहीं करते। आपके सामने फुटेज में देखा जा सकता है कि क्या हालत है उस ग्रिड स्टेशन के इर्द गिर्द, और उसके क्या बनेगा अगर पानी आ गया। तो ये अल्टीमेटली नुकसान सार्फिन का होगा। सार्फिन का होगा। देखें, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन या दूसरा अदारा है ना, उसको ऐसा अदारा कोई नुकसान नहीं। अगर उसको अपने नुकसान का एहतमाल हो तो क्यों ना इसको करे। 2 साल से तो लेटर लिख रहे हैं इसको वाले। एक साथ साथ जुड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हमने बात की थी कि मॉव एरिया का लैंड यूज चेंज करके कमर्शियल करवा लिया। अब वो मॉव एरिया के जो ऑफिस थे बनने थे वो किधर जाएंगे, उसकी एक नजर जाके जरा G13 में मार लें। आधा G13 नॉन कन्फर्मिंग यूज में इस वक्त, आधा G13 और जॉइंट के अंडर है जी, जो हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, आधा G13 नॉन कन्फर्मिंग यूज में है। आज इस वक्त जाके देखा जा सकता है। तो इनके मुतलका जो वजीर हैं रियाज हुसैन पीरजादा साहब, वही जिम्मेदार है ना, वही इनको गर्दन से पकड़ सकते हैं। जी वो पकड़ सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वो कहते हैं ये बोलते क्यों है हमें। अच्छा, हाँ जी, ये मैं इसकी रियाज पीरजादा साहब को ये देखना चाहिए, वहां लोगों की अरसा दराज से इन्वेस्टमेंट है और ये वो डिलीवरी नहीं कर रहे। सर आप आ जाए, बिल्कुल। एक तो वो चीज कि खड़े खुदे पड़े हैं जो महावीरिया ने कन्वर्ट करवाया था, और वो देखें ये तो उस तरह हो गया ना कि इनकी तो रोजी रोटी का तंदूर लगा हुआ है जी। अगर खुदा न खास्ता कोई किसी तरफ से बिल्डिंग बैठ गई तो फिर वो जो जिनको फ्लैट बेचे हुए हैं कि जी डेवलपमेंट चार्जेस दे दें, कि पानी आ गया था, बारिशें आ गई थी, 2 दीवारें बैठ गई, ये पैसे दे दें, फिर सबके ऊपर डाल देंगे। मांगट साहब, उस प्रोजेक्ट की मैं आपको बताऊं कि जब पहली दफा ये अप्रूवल के लिए आया तो मैं उसका DG प्लानिंग था। मैंने जो इनका कंसल्टेंट आया था उसको जब प्रेजेंटेशन हुई, पूरे प्लानिंग बैंक के ऑफिसर मैंने बैठाया अपने कमरे में मल्टीमीडिया लगा के कि जी प्रोजेक्ट आप प्रेजेंट करें। मैंने उनसे 4 सवाल किए थे। नंबर 1 कि जो आप ये हजारों में फ्लैट्स ऐड कर रहे हैं, मुझे सिर्फ एक बताएं कि इनके लिए पानी का क्या एस्टिमेशन है और वो कहां से आना है, जबकि इतने टोटल हाउसिंग यूनिट बाकी से पूरे सेक्टर में है। नंबर 2, मुझे वो अरेंजमेंट बताएं कि इनका सीवरेज आपने कहां निकालना है, STP किधर है, और इसका फाइनल कनेक्शन किधर, टर्शरी लेवल, सेकेंडरी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा मैंने कहा था कि इन जो हजारों में फ्लैट्स है इनकी तरफ ट्रैफिक आनी भी है जानी भी है। बिल्कुल सही। मुझे आप बताएं कि क्या कैलकुलेशन है कि जो रोड्स आपने प्लान की हुई हैं बनाए, क्या ये लोड ले लेंगी। मुझे याद है कि कर्नल साहब इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वो रिजाइन कर गए थे क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने जबरदस्ती करवाना है। ये मैं रिकॉर्ड कह रहा हूं। तो उसने कहा जी बंदे ने सवाल 3-4 सादा से किए, इसका बताएं मुझे। मैं ट्रांसफर हुआ 2014 में, इसकी CDA से प्रोविजनल अप्रूवल हुई। अच्छा, आज तक वही प्रोविजनल अप्रूवल चल रही है कि ये काम करेंगे, क्या वो कर लिए। वैसे बतौर सर जी एक प्लानिंग ऑफिसर के, आप समझते हैं कि कभी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा फ्लैटों? ये नहीं होगा। इसके मैं आप रीजन बताता हूँ क्यों नहीं होगा। नंबर 1 तो जो आप कहते हैं कि जो इसके जो स्पॉन्सर है ना, उनकी रोटी रोजी इसके साथ लगी हुई है मुकम्मल ना होने में, तंदूर बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए। इसलिए कि हर जो भी नई मैनेजमेंट आती है उसके 2 स्टोरियां ऐड हो जाती हैं। ओ भाई, कोई इसकी फाउंडेशन की कैलकुलेशन है
कि आपने जो इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया कितनी स्टोरी के लिए किया है। 2 दफा उसकी नंबर ऑफ स्टोरी बढ़ चुकी हैं। अगली बात, आप मौके पे जाके देखें, उसके इर्द गिर्द इस वक्त इंतहाई डेंजरस जोन है वो, इन हैवी रेन्स में ये वाला जो कच्ची जगह खुदी हुई है, उनके अपने खड्डे खुदे हुए हैं। अभी लेटेस्ट उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि जनाब इधर को कमर्शियल एरिया और बढ़ा दिया जाए। अब वो रिक्वेस्ट पेंडिंग है, वो प्रोसेस में है। तो जो शहरी जिन्होंने वो फ्लैट खरीदे हुए हैं उनके लिए आपका सर वो तो पैसे दे चुके हुए हैं, उनके पैसे इन्होंने बैंक में रखे हुए हैं। और ये तो उनके 12 को स्कीम के भी पैसे ले चुके हुए हैं और कई स्कीमों के पैसे ले चुके हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट खा रहे हैं। अब हालत ये 12 को एरिया वाले के पैसे ले लिए हुए हैं। हाँ जी, चक्री पे प्रोजेक्ट किया था, उसकी ऑफर ऑफ अलॉटमेंट इशू कर चुके हुए हैं, उसका भी चक्कर वो डिस्कार्ड हुआ। मुझे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जिसने ये जॉइंट वेंचर किया था या जिनके प्लानिंग वाले लोग थे या लैंड वाले थे, उन सबको मिनिस्टर साहब कटहरे में लाएं कि मुझे सिंपल सा जवाब दें कि इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी आपने देखी थी इन दोनों की, क्या फिजिबिलिटी बनती है? जो ग्रीन ट्री बाराको वाला प्रोजेक्ट है, इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि इस प्रोजेक्ट की टोटल 35% सिर्फ लैंड यूटिलाइजेबल है। इंतहाई कॉस्टली उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो मेरे भाई बात यह कि इतने हजारों लोगों को जितना डिले हो गया सर जी, ये तो केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए कि भाई ये देखें, जब मिलिट्री कोर्ट के लिए वैसे एक खुल गया दरवाजा, तो नहीं सर जी, वैसे लोग सीधा डंडे के बगैर कौन सीधा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मतलब मैंने क्या सफर किया। आई एम सॉरी मैं आ जाती बीच में, कि इनके हाउसिंग के एक अदारे में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई, मैंने भी जमा कराई क्योंकि वो पेड जॉब नहीं थी। मतलब मैंने कहा चलो इतना सारा एक्सपीरियंस, BSc MSc PhD, मुझे किसी ने कहा कि सर आप जरूर अप्लाई करें, मैंने किया। तो मैंने सुना है कि वहां पे जब डिस्कस हुआ तो उनका जी इनके ऊपर एक नैब का केस था। एक तो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि नैब हर कोर्ट से क्लियर हुआ है, कोर्ट से, और वहां पे कहा गया कि पकड़े SIO को जिसने ये केस बनाया है। चलो मेरा, और जिस अफसर ने किया उस अफसर से मैं पूछता हूं कि उससे पूछा जाए कि तेरे जो एसेट है इस्लामाबाद में, जरा उनका हिसाब तो दे, और पहले अपनी मंजी थले तो डांग फेर लो। नहीं जी, मंजी कोई नहीं है, मैंने पता है, मैं जानता हूं कितनी की मंजी है उसकी। जस्ट आई वांट टू से कि वहां पे इन चीजों को पोज करके कोई इंडिपेंडेंट बंदा ना आ जाए। और मजे वाली जिस अदारे में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगना था उनसे पूछ लें कि उनके लिए अगर पुरी पे हाउसिंग प्रोजेक्ट हुआ तो मैंने लैंड अलॉट किया और मैंने वो प्रोजेक्ट अप्रूव किया पुरी पे। बिल्कुल सही। I-12 में उनको अगर फ्लैट साइट्स मिली तो मैंने अलॉटमेंट की, अप्रूवल दी। I-16 में उनके लिए मैंने की, तो मुझे उन प्रोजेक्ट का नहीं पता और मैं पता नहीं क्या है। जस्ट आई वांट टू से कि इस अदारे की इतनी टेक्निकल कैपेसिटी और मैनेजरियल कैपेसिटी नहीं है। और उसकी एग्जांपल सेक्टर G12 बाराको वाला प्रोजेक्ट, चक्री वाला प्रोजेक्ट और इटसेल्फ G13 कि क्या वो इस्लामाबाद का सेक्टर लगता है? मैं आपको बताऊं उसका बड़ा मजेदार बात, बीच में से एक रेलवे लाइन गुजरती है। रेलवे लाइन का डिफाइंड राइट ऑफ होता है मिनिमम 75 फीट ऑन अदर साइड। रेल तो नहीं ना आती, उधर आती है, इधर पोल के फ्लैट है जनवाड़ जो इन्होंने प्लाट बना दिया ना, इन्होंने पता क्या किया कि उधर आप खुद ही प्लाट प्लान कर दिए बगैर सीडीए से पूछे और अलॉटमेंट कर दी। और सीडीए ने भी कहा कि कर रहे हो सर। सीडीए जब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बन गई इधर तो कहते हैं हम अपनी बिल्डिंग पे जो मर्जी कर लें। मेरे भाई G13 और एफ्रो प्रोजेक्ट और ये एस्को वाले चीजें और नॉन कन्फर्मिंग यूज खुदारा और मॉब एरिया, इसको कोई जिम्मेदार आदमी जरूर देख ले। इस अदारे की कैपेसिटी का आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने इस शहर के साथ क्या किया। और इनके अपने एक्ट में ये चीज नहीं है कि प्रोजेक्ट ICT लिमिट्स में ये कर सके। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, ये थी इस्लामाबाद की दूसरी अथॉरिटी जिसका मैंने जिक्र किया, फेडरल एम्प्लॉयज गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी। इन्होंने बहुत बड़ा जाजी साइज के यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया। बाकी तो इनके बाकी प्रोजेक्ट भी फ्लॉप हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोगों से पैसे ले लिए तो फिर डिलीवर करना भी काम है। अब ये बारिशों की वजह से मैंने ये प्रोग्राम किया कि वहाँ पानी जो है जोड़ की तरह इकट्ठा हो रहा है, आखिर वो पानी
नीचे जाएगा, इसकी जड़ों में बैठेगा, इसके जोड़ों में बैठेगा। जब पानी इसके जोड़ों में बैठेगा, दरारें पड़ेंगी, तो अल्टीमेटली ये शहरियों पे, उससे जिन्होंने वहां पे फ्लैट खरीदे हैं उनके ऊपर डाल देंगे। हालांकि उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर इनका अपना है। वहां पे इन्होंने बंदोबस्त करना था, बर वक्त इनके कब्जे देने थे, और इस चीज का बंदोबस्त करना था कि वहां से सीवरेज कैसे होगी, इस चीज का बंदोबस्त करना था कि वहां पे लोगों को पानी कैसे दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर नई हुकूमत आती है तो इस प्रोजेक्ट का भी नया खसम आ जाता है, और जो पैसे गवर्नमेंट के मुलाजमीन से लेके इन्होंने अपने बैंकों में रखे, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ना कोई मिनिस्टर पूछता है, ना कोई और पूछता है कि भाई वो जो पैसे आपने बैंकों में रखे हुए हैं। मैं मोहतरम जनाब चेयरमैन नायब नज़ीर भट्ट साहब से कहता हूँ कि जी चले, आप इनको कुछ ना कहें, सिर्फ बुला के ही पूछ लें कि भाई आपने सरकारी मुलाजमीन से इतने अरबों रुपए लेके बैंकों में रखे हुए हैं, उसका इंटरेस्ट कौन खा रहा है, किधर जा रहा है पैसा, पूछने में क्या हर्ज है। जरा तलाशी लेनी है ना, जेब को खड़काना ही है ना। ना कुछ निकला तो छोड़ दीजिएगा, अगर कुछ निकला है तो उधर बैठा लीजिएगा। शमशाद मांगट और जनाब सरवर संधू साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।